तो माइंड मैप सीरीज में अगला एग्रीकल्चर, एक ऐसी चीज जो जीएस के तीनों पेपर से रिलेटेड है। और अगर हम सिर्फ सिलेबस वाइज चलें तो जीएस पेपर 1 में भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, जीएस पेपर 2 में जीएस पेपर 1 में ही पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इश्यूज, जीएस पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, ठीक है। उसके बाद इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस। जीएस पेपर 3 में जाएं तो इंडियन इकोनॉमी, इंक्लूसिव ग्रोथ, गवर्नमेंट बजटिंग, क्रॉप्स, इश्यूज रिलेटेड टू फार्म सब्सिडीज, फूड प्रोसेसिंग, लैंड रिफॉर्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इतनी जगहों से ये एक टॉपिक रिलेट होता है। पहली चीज आपको क्या समझनी होगी कि जब हम कहते हैं एग्रीकल्चर, पहले तो सिलेबस को अप्रोच करना समझ लीजिए। जब हम कहते हैं एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर का मतलब कभी भी सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं होता। जीएस में बहुत क्लियर चीज होती है, डोंट अप्रोच सिलेबस एज जीएस 1 2 3 4, अप्रोच सिलेबस एज इंटर रिलेटेड टॉपिक्स। अगर हमने कहा एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या है, जीएस 1 में अगर आप जाओगे तो पॉपुलेशन एंड रिलेटेड इश्यूज भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। जीएस 1 में जाओगे तो इंडियन सोसाइटी का कल्चर का परंपरा वाला सेक्शन भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। जीएस 2 में जाएंगे तो पॉलिसीज फॉर वल्नरेबल सेक्शंस भी एग्रीकल्चर और फार्मर से रिलेटेड है। जीएस पेपर 1 में जाएंगे तो विमेन एंड विमेन ऑर्गेनाइजेशन भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। जीएस पेपर 1 में जाएंगे तो अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज भी रिलेटेड है, क्योंकि अगर हमारा एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो अर्बनाइजेशन की जरूरत उतनी पड़ेगी नहीं। और अगर हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो जीएस पेपर 2 में पॉवर्टी एंड हंगर भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। जीएस पेपर 2 में ही अगर हम प्रियम्बल की बात कर रहे हैं और प्रियम्बल में अगर हम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक जस्टिस की बात कर रहे हैं, सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर लैंडलेसनेस सीधे सीधे रिलेटेड है। और जीएस 3 में तो पूरा का पूरा है ही है, इकोनॉमी से लेकर के एग्रीकल्चर से लेकर के सब कुछ। और इन सब को जोड़ दीजिए तो क्या निकलेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2, जीरो हंगर। और इन सब को अचीव करने का तरीका क्या है, ग्राम पंचायत 11 शेड्यूल का पहला पॉइंट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। तो पहले अपने आप में यह अवेयरनेस होनी चाहिए कि दिस इज हाउ आई विल अप्रोच दी कॉमन टॉपिक्स विच आर इंटर रिलेटेड। हाँ या ना, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम सीधे एसडीजी 1 पर। भाई समझिए, एग्रीकल्चर सीधे रिलेटेड है पॉवर्टी से। जिस देश में 70% लोग, 70% पॉपुलेशन, अब हालांकि घट करके वो 48 हो गई है, कि 48-50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हो, वहां पर एग्रीकल्चर और पॉवर्टी का सीधा सीधा रिलेशन है। और एग्रीकल्चर इज अ मेजर कॉज फॉर साइक्लिक पॉवर्टी। किसी बार मानसून खराब हुआ तो क्या हुआ, वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गए। मानसून अच्छा हुआ तो क्या हुआ, वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर चले गए। इसलिए एसडीजी 1 में क्या लिखा हुआ है, 1.1 में बाय 2030 विल इरेडिकेट द एक्सट्रीम पॉवर्टी फॉर ऑल पीपल एवरीवेयर। इसको इरेडिकेट करने का पहला तरीका क्या, एग्रीकल्चर को मजबूत है या नहीं। दूसरी चीज क्या लिखी है, रिड्यूस एटलीस्ट बाय हाफ द प्रोपोर्शन ऑफ मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन of all ages living in poverty in all its dimensions according to national definitions। हर जगह से आप पॉवर्टी को क्या करिए, कम से कम आधा कर दीजिए। फिर तीसरी चीज क्या लिखी हुई है, ensure that all men and women in particular the poor and the vulnerable have equal rights to economic resources। मुझे एक बात बताइए, आगे हालांकि लिखा हुआ है, क्या लैंड की ओनरशिप जो है, वो लैंड भी तो एक रिसोर्स है ना, तो लैंड की ओनरशिप भी सबके पास होनी चाहिए। स्वामित्व ने अभी यही तो करना शुरू किया है, लैंड मैप करना शुरू किया। आपको पता होगा किसके पास कितनी लैंडलेसनेस है। और उसके बाद जीएस पेपर 3 लैंड रिफॉर्म्स में चले जाइए, आर्टिकल 39 कॉन्स्टिट्यूशन में चले जाइए। क्या, कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज शैल नॉट बी इन अ वे कि वो इकोनॉमिक डिटरमिनेंट के अगेंस्ट हो जाए, है ना। तो उसके बाद क्या लिखा हुआ है, हैव इक्वल राइट्स टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज एज वेल एज द एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज, ओनरशिप एंड कंट्रोल ओवर लैंड एंड अदर फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी। ओनरशिप एंड कंट्रोल ओवर लैंड, यानी कि लैंडलेसनेस खत्म करना भी 1.4 का हिस्सा है। यहीं से तुरंत रिलेट हो जाता है क्या, फॉरेस्ट राइट एक्ट। ठीक, कि भाई फॉरेस्ट राइट एक्ट में आप जो है वो उनको जमीन दे रहे हैं, ठीक, पट्टा दे रहे हैं। उसके बाद 2.3 में आइए, डबल द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इनकम्स ऑफ स्मॉल स्केल फूड प्रोड्यूसर्स। एसडीजी स्वयं क्या कह रहा है, एसडीजी स्वयं क्या कह रहा है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को डबल करना है। डबल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी दो तरीके से हो सकती है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब जो क्रॉप आप जमीन में लगा रहे हो उसी से प्रोडक्टिविटी डबल करो, और वर्टिकल मतलब मल्टीलेयर फार्मिंग, कि जमीन में लगा दिए और ऊपर क्रीपर्स लगा दिए, पेड़ लगा दिए, क्या हुआ, सेम जमीन से डबल प्रोड्यूस आने लगी। ठीक। तीसरी चीज, इन पर्टिकुलर विमेन, यानी कि महिला किसानों पर जोर दिया जा रहा है कि जो विमेन फार्मर्स हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, और इंडिजिनस पीपल, जो हमारे ट्राइबल हैं, इंडिजिनस लोग हैं, उनके लिए हम कैसे वो कर सकते हैं।
और फैमिली फार्मर्स, स्पेशलिस्ट्स एंड फिशर्स, फिशर्स की भी बात हो रही है, ठीक, इंक्लूडिंग थ्रू सिक्योर एंड इक्वल एक्सेस टू लैंड्स, क्या लिखा है, सिक्योर एंड इक्वल एक्सेस टू लैंड, यानी कि सबके पास लैंड होनी चाहिए, यानी कि लैंडलेसनेस हमें खत्म करनी है, एंड अदर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज एंड इनपुट्स, और अगला क्या लिखा है, नॉलेज, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड मार्केट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर वैल्यू एडिशन। तो जब आप ये कह रहे हो कि फार्मर ई कॉमर्स पे बेच सकता है तो क्या है एसडीजी 2.3, जब आप कह रहे हो कि पीएम संपदा योजना आएगी फूड प्रोसेसिंग में तो क्या है, अपॉर्चुनिटीज फॉर वैल्यू एडिशन। जितने भी फूड प्रोसेसिंग की बातें चल रही हैं वो क्या है, अपॉर्चुनिटीज फॉर वैल्यू एडिशन। अगर आप पीएमएफबीवाई दे रहे हो, फसल बीमा योजना दे रहे हो, तो वो क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर आप एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कर रहे हो, आत्मा कर रहे हो, वो क्या है, नॉलेज। समझ में आता है, एक एक पॉइंट पे स्कीम होनी चाहिए क्लियर, ठीक। उसके बाद इंश्योर सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन सिस्टम्स, एंड ये सब मैं एग्रीकल्चर में पढ़ाऊंगा डिटेल में आगे, एग्रीकल्चर पूरा टॉपिक स्टार्ट होगा, उसमें सारा कुछ डिटेल में आएगा, ठीक। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इस साल मेंस दे रहे हैं, ठीक, आप यू कैन जस्ट स्किम थ्रू इट। Ensure sustainable food production systems and implement resilient agriculture practices that increase productivity and production। आप समझिएगा, सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन सिस्टम्स, परंपरा याद करिए, परंपरा में जो सस्टेनेबल सिस्टम्स लिखे हुए हैं, जो 12 नाजा है, ठीक, जो आपका GIHS है, ठीक, वो सारी स्थितियां क्या कर रही हैं, सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन सिस्टम्स को इंप्रूव कर रही हैं, एंड इंप्लीमेंट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। काहे से रेजिलिएंट, क्लाइमेट रेजिलिएंट, और वहां से क्या याद आता है, नेशनल स्मार्ट, वो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, NMSA, ठीक, तो वो ध्यान रखिएगा। उसके बाद maintain ecosystems that strengthen capacity for adaptation to climate change, extreme weather, drought, flooding and other disasters, and that progressively improve land and soil quality। अगर आप ध्यान दो तो NMSA में सारा कुछ कवर्ड है। NMSA के अंदर में जितनी भी डिजास्टर रेजिलिएंट चीजें हैं वो भी कवर्ड हैं, और NMSA के अंदर में हम इंडिजिनस नॉलेज भी प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है ना। और आखिरी लाइन क्या लिखी है, प्रोग्रेसिवली इंप्रूव लैंड एंड सॉइल क्वालिटी। मतलब क्या है, डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, सॉइल लॉस हो रहा है, सदगुरु कह रहे हैं सेव सॉइल, ठीक। तो जब आप सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करोगे तो क्या होगा, आपकी लैंड एंड सॉइल क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। फिर आगे हमने क्या बोला, मेंटेन द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ सीड्स, ठीक। आज एक बड़ा इशू क्या है कि जो इंडिजिनस सीड्स हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, सीड्स में डाइवर्सिटी नहीं है, हाइब्रिड के नाम पर सिर्फ एक ही तरह के सीड्स हो रहे हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, कल को कोई ऐसा रोग लग गया क्लाइमेट चेंज की वजह से कि एक पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ राइस जो आप सब खा रहे हो वही नहीं हो पा रही है, क्या हंगर नहीं हो जाएगी पूरी दुनिया में। तो क्या करना है, ऐसे सीड्स डेवलप करते रहने हैं जो ज्यादा टेम्परेचर में अवेलेबल हो सकें, या जो और भी कोई बीमारियों के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस रह सके जिनमें। फिर cultivated plants and farmed and domesticated animals and their related wild species, including through soundly managed and diversified seed and plant banks at the national, regional and international levels, and promote access to and fair and equitable sharing of benefits arising from utilization of genetic resources and associated traditional knowledge as internationally agreed। समझिए एक important बात यहाँ पर क्या लिखी हुई है, आपके दुनिया भर में जो ऐसे ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स हैं जिनसे दुनिया का फायदा हो सकता है उन्हें आप शेयर करोगे, आईपीआर नहीं चिल्लाओगे। यानी कि जो ऐसी चीजें हैं जहां पर कम्युनिटीज का भला हो सकता है, फार्मर्स का भला हो सकता है, वहां पर आप क्या करेंगे, ऐसे ट्रेडिशनल सिस्टम्स जो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट में रजिस्ट कर सकते हैं उन्हें हम प्रमोट करेंगे। आगे इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग थ्रू इनहांस इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं सबसे ज्यादा जिस चीज पर मैं फोकस करता हूं, बार बार आपसे कहता हूं, वो क्या है, कोई एग्रीकल्चर हो, कोई भी चीज सिलेबस में हो, बिना ग्राम पंचायतों की 11 शेड्यूल के संभव नहीं है, ठीक। एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन सर्विसेज, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, प्लांट एंड लाइव स्टॉक, जीन बैंक्स इन ऑर्डर टू एनहांस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कैपेसिटी इन डेवलपिंग कंट्रीज, इन पर्टिकुलर लीस्ट डेवलप्ड। हम क्या कह रहे हैं, एक कोशिश क्या होनी चाहिए कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पर हम ऐसा व्यवस्था करें, इंटरनेशनल हम ऐसा कोलैबोरेशन करें
कि वहां पर हम फंडिंग कर सकें, किस चीज के लिए, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिससे क्या हो वहां पर फिशरी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये सारा कुछ बढ़ सके। ठीक, उसके बाद correct and prevent trade restrictions and distortions in world agriculture markets, including through the parallel elimination of all forms of agriculture export subsidies and all export measures with equivalent effect in accordance with the mandate of Doha Development Round। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जो एग्रीकल्चर सब्सिडीज दी जाती हैं उससे क्या होता है, एक देश ने खूब एग्रीकल्चर सब्सिडी दे दी, दूसरा देश सब्सिडी नहीं दे पा रहा है, तो होता क्या है, जो दूसरा देश है उसके किसान compete नहीं कर पाएंगे, उनका सामान एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा, उन्हें अच्छा दाम नहीं मिलेगा। ठीक, तो कह रहे हैं एक्सपोर्ट सब्सिडी हटाई जाए, जिसके विरोध में इंडिया है। इंडिया कह रहा है अभी हमें पहले अपने फार्मर्स को आगे बढ़ाना है। उसके बाद adopt measures to ensure the proper functioning of food commodity markets and their derivatives and facilitate timely access to market information including on food reserves in order to help limit extreme food price volatility। समझिए, जो फार्म लॉज आए थे वो बेसिकली यही तो थे, फूड कमोडिटी मार्केट की प्रॉपर फंक्शनिंग को इंश्योर करने के लिए और टाइमली एक्सेस टू मार्केट इंफॉर्मेशन। मतलब आपको पहले ही पता हो, आपने फसल लगाई, आपको पता है कि इस साल ये रेट चल रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, यू विल बी एबल टू सेल टू मोर प्लेयर्स, यू विल हैव मोर चॉइसेस एंड यू विल गेट बेटर प्राइसेस। वो ध्यान रखिएगा। उसके बाद अचीव द सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड एफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे ज्यादा दिक्कत एग्रीकल्चर में आज के क्या है, नेचुरल रिसोर्स का मैनेजमेंट सही नहीं है। नेचुरल रिसोर्स का मैनेजमेंट सही नहीं है, सॉइल से लेकर के वाटर तक आप देखिए, सब जगह पर पोल्यूशन हो रहा है या सब जगह पर आपका नेचुरल रिसोर्सेज खराब हो रहे हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड एफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आगे, half per capita global food waste at the retail and consumer levels and reduce food losses along production and supply chains including post harvest losses। समझिए, दो तरह के फूड लॉसेस होते हैं, एक तो हार्वेस्ट से पहले ही हो गया, खेत में खड़ा खड़ा ही बारिश हो गई, खत्म हो गया, उस पर चलिए आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हार्वेस्ट के बाद नहीं खराब होना चाहिए। हार्वेस्ट से लेकर के और आपके प्लेट तक जो पहुंचता है वहां पर खराब नहीं होना चाहिए। हाँ या ना, क्लियर बात है, समझ में आती है। ठीक, इसके लिए कोल्ड स्टोरेज होने चाहिए, तुरंत मार्केट एक्सेस मिल जाए, ठीक है, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अचीव द इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ केमिकल्स एंड ऑल वेस्ट थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल in accordance with agreed international frameworks and significantly reduce their release to air, water and soil in order to minimize their adverse impacts on human health and the environment। आप भटिंडा याद कर लो, पंजाब में भटिंडा में यही तो हुआ, बहुत ज्यादा केमिकल यूज होता था, बहुत ज्यादा, उससे क्या हुआ, पानी में सारे के सारे वो केमिकल्स आने लगे, क्या हुआ, लोगों को कैंसर होने लगा। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो केमिकल्स आप यूज कर रहे हो उनका बहुत कायदे से उनको डिस्पोज करना है और सॉइल, वाटर, इन सब में उनका रिलीज रोकना है। Ensure that people everywhere have the relevant information and awareness for the sustainable development and lifestyle in harmony with nature। समझिए, क्या इंश्योर करना पड़ेगा आपको कि हर एक जगह पर क्या हो कि लोग, उनके पास में ये नॉलेज हो, ऋतस्य यथा प्रेत करना कैसे है, हाउ टू लिव इन ट्यून विद द इकोलॉजी, कैसे इकोलॉजी को बिना खत्म किए हमें कोएग्जिस्ट करना। ठीक, SDG 13 strengthen resilience and adaptive capacity to climate related hazards and natural disasters in all countries। समझिए, जितना ज्यादा आपका एग्रीकल्चर रेजिलिएंट होगा, जितना ज्यादा एग्रीकल्चर रिस्पॉन्सिबल होगा, उतना ज्यादा क्या है कि आप क्लाइमेट रिलेटेड जो हैजार्ड्स हैं उनके प्रति रेजिलियंस भी डेवलप कर पाओगे। Improve education awareness raising and human and institutional capacity on climate change mitigation, adaptation, impact reduction and early warning। अगर फार्मर को पता ही नहीं है क्लाइमेट चेंज क्या होता है, अगर फार्मर को पता ही नहीं है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अगर फार्मर को पता ही नहीं है कि एक्सट्रीम डिजास्टर्स आ रहे हैं, हाउ विल ही मैनेज, हाउ विल ही अडॉप्ट, हाउ विल ही मिटिगेट, है ना। तो अवेयरनेस जरूरी है। उसके बाद SDG 14 में क्या है, इफेक्टिवली रेगुलेट हार्वेस्टिंग एंड एंड ओवर फिशिंग। क्योंकि ध्यान रखिए, फिशिंग भी हमारे लिए एग्रीकल्चर का हिस्सा है। अब तो उन्हें KCC भी दे दिया है, किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक, and overfishing, illegal, unreported and unregulated fishing and destructive fishing practices, and implement science-based management plans in order to restore fish stock in the shortest time feasible। जैसे आपने देखा कि श्रीलंका और इंडिया के बीच में वहाँ पर इस तरह से पहले अनसस्टेनेबल फिशिंग होती थी, बड़े बड़े आयरन जो रिंग्स होते थे उनसे, कि वहाँ पर पूरा का पूरा सीबर्ड खत्म हो गया, उसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ फिशेस खत्म होने लगी। तो ये क्या कह रहे हैं, साइंटिफिक मेजर्स लाइए और वहाँ पर
फिशर्स को रीइंट्रोड्यूस करिए जिससे कि उनकी डाइवर्सिटी और उनका संख्या वहाँ बढ़ सके। उसके बाद prohibit certain forms of fisheries subsidies which contribute to over capacity and overfishing. Eliminate subsidies that contribute to illegal, unreported and unregulated fishing and refrain from introducing new such subsidies. क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ऐसी कोई भी सब्सिडी मत दीजिए जिसकी वजह से ओवरफिशिंग करें, वरना क्या होगा, आप अनसस्टेनेबल फिशिंग को रोक नहीं पाओगे। Provide access for small scale artisanal fishers to maritime resource and markets. जो छोटा मछुआरा है, छोटा जो फिशरमैन है, उसको जो है ग्लोबल मार्केट्स तक उसको एक्सेस दीजिए। उसके बाद ensure the conservation, restoration and sustainable use of terrestrial and inland freshwater ecosystems and their service in particular forest, wetland, mountains and drylands. अब आप समझिए, हमारे लिए एग्रीकल्चर सिर्फ फार्म ही है क्या? हमारे लिए एग्रीकल्चर सिर्फ क्रॉप ही है क्या? हमारे लिए एग्रीकल्चर फॉरेस्ट भी तो है, हमारे लिए एग्रीकल्चर श्रिम्प भी तो है, हमारे लिए एक्वाकल्चर भी तो है, हमारे लिए ब्रैकिश वाटर भी तो है, हमारे लिए और भी तरह के रेन फॉरेस्ट भी तो है। क्यों? क्योंकि ये सारे उस जगह का इकोसिस्टम बनाते हैं और कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव ऑफर करते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री इज ऑल्सो एग्रीकल्चर ना। तो पहले तो दिमाग में ये ब्लॉक हटा दीजिए कि एग्रीकल्चर मतलब क्रॉप, नो इट्स नॉट। Promote the implementation of sustainable management of all types of forests, halt deforestation, restore degraded forests and sustainably increase afforestation and reforestation globally. अब आप बोलोगे फॉरेस्टेशन का एग्रीकल्चर से क्या संबंध है कैसे हो, क्या रहा है? डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन होने की वजह से क्या हो रहा है? एग्रीकल्चर लैंड खराब हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? वहाँ खेती नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? प्रोडक्शन कम हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? हंगर हो रही है, हंगर की वजह से क्या हो रहा है? चिड़िया कमजोर हो रहा है, चिड़िया कमजोर होने की वजह से क्या हो रहा है? जो हमारे बच्चे पैदा हो रहे हैं वो मालनरिश्ड हो रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारा इकोनॉमिक रिसोर्स जो पैदा हो रहा है वो स्टंटेड है, वास्टेड है, क्रॉनिक मैलन्यूट्रिशन का शिकार है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारा ओवरऑल जीडीपी पर इंपैक्ट कम पड़ रहा है। तो ऐसा इसका मतलब क्या है कि हमें करना क्या पड़ेगा? हमें एफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा। एफॉरेस्टेशन करेंगे तो क्या होगा? हमारे यहाँ पर जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, जो हमारे यहाँ पर ये सॉइल लॉस हो रहा है, ये कम होगा, इसके लिए एक शील्ड बनेगी। ठीक, उसके बाद अगला ही वही लिखा है, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, restore degraded land and soil including land affected by desertification, drought and floods and strive to achieve a land degradation neutral world. उसके बाद ensure the conservation of mountain ecosystems including their biodiversity. अब आप समझिए, अगर माउंटेन इकोसिस्टम्स में डाइवर्सिटी नहीं होगी, बायोडाइवर्सिटी वहां की खत्म हो जाएगी, तो वहां एग्रीकल्चर कैसे होगा? बार बार क्लाउड बर्स्ट होंगे तो एग्रीकल्चर कैसे होगा? आप हर जगह डैम्स बना दोगे, वो डैम्स खत्म होते रहेंगे, तो एग्रीकल्चर कैसे होगा? उनका एग्रीकल्चर खत्म होने लगेगा, एग्रीकल्चर खत्म होने लगेगा, हाउ दे विल सर्वाइव? और माउंटेन कम्युनिटीज खत्म होने लगेंगी, और अगर माउंटेन कम्युनिटीज खत्म होने लगी तो समझिए कि बहुत ज्यादा आपका इकोसिस्टम का लॉस है, बिकॉज दे आर द गार्जियंस एक्चुअली। ठीक, प्रमोट फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, तो वो ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारे डीपीएसपी से एग्रीकल्चर कैसे कैसे रिलेटेड है? सबसे पहले आर्टिकल 48 क्या कहता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, द स्टेट शैल एंडेवर टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर। पहले तो यही रुक जाओ, स्टॉप। स्टेट प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है? स्टेट को ऑर्गेनाइज करना है एग्रीकल्चर को। क्यों बोला होगा? कभी सोचा ऑर्गेनाइज करने को? अगर एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो फिर उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? मार्केट एक्सेस कैसे होगा? ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो कैसे लैंड लेबर कैपिटल वाले प्रिंसिपल पर चलेगा? ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आएगी? ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो बार्गेनिंग पावर कैसे आएगी? ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो अपनी सामान कहां बेचेंगे? और ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो कैसे वो डिजास्टर से लड़ेंगे? तो स्टेट मस्ट ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर। ठीक, जो आप आज देख रहे हो एफपीओज, वो क्या है? आर्टिकल 48 को होल्ड कर रहे हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, एंड एनिमल हस्बेंड्री, मतलब सिर्फ एग्रीकल्चर को ही नहीं, एनिमल हस्बेंड्री को भी ऑर्गेनाइज करना है, उस पर भी
सारी व्यवस्था करनी है, उसको भी वैक्सीनेशन लगवाने, इंसेमिनेशन करना है, सारी तैयारी करनी है, फॉर्डर की व्यवस्था करनी है, एंड सॉरी ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस। मतलब एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को वो मॉडर्निटी की तरफ रखेंगे, यानी कि जैसे जैसे हमें जो जो जरूरत है उसके हिसाब से वो, और साइंटिफिक लाइंस यानी कि एग्रीकल्चर साइंस रिसर्च एक्सटेंशन को प्रमोट करेंगे। एंड शैल in particular take steps for preserving and improving the breeds and prohibiting the slaughter of cows and calves and other milch and draught cattle। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है कि आपको काव्स और अदर मिल्च एंड ड्रॉट कैटल्स को, जो ड्रॉट रेजिस्टेंस हैं, उन्हें उनके स्लॉटर को रोकना होगा और उन्हें प्रमोट करना होगा। आज क्या हो रहा है, आपकी ज्यादातर गायें, ज्यादातर जो आपके एनिमल्स हैं वो कैसे हो गए हैं, हाइब्रिड हो गए हैं, और हाइब्रिड होने की वजह से क्या हो गया है, दे आर नॉट डिजास्टर रेजिलिएंट, दे आर नॉट क्लाइमेट चेंज रेजिलिएंट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उनकी प्रोडक्टिविटी गिर रही है, कम हो रही है। ठीक, गिर की जगह जर्सी आ गई है। ठीक, उसके बाद आर्टिकल 39B क्या कह रहा है, टेक द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सबसर्व द कॉमन गुड। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि जो बड़े फार्मर्स हैं उन्हीं के पास सारी जमीन रहेगी, छोटे फार्मर्स के पास जमीन नहीं रहेगी। लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए कि सभी के लिए सही हो वो। दैट द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू द कॉमन डिटरमिनेंट। मतलब इकोनॉमिक सिस्टम इस तरीके से चले कि ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़ा जो किसान है वही सारा का सारा मार्केट एक्सेस लिए ले रहा है, छोटे किसान को मार्केट एक्सेस नहीं है। आज ये तो हो रहा है, एमएसपी 6% किसानों को मिलता है, वो 6% में सारे के सारे बड़े किसान हैं। ठीक, उसके बाद सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात हो रही है। इकोनॉमिक जस्टिस कैसे आएगा, जब सबके पास में लैंड होगी, सबके पास में मार्केट एक्सेस होगा। और सोशल जस्टिस कैसे आएगा, सोशल जस्टिस आएगा जब आपके यहाँ छोटा बड़ा किसान में भेद नहीं होगा, सबको एक्सेसिबिलिटी होगी। ठीक, उसके बाद इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। छोटा हो, बड़ा हो, मंझला हो, किसी भी तरह का किसान हो, हर प्रकार का किसान को आप बराबरी से मार्केट एक्सेस दें और उसको अपॉर्चुनिटी सेल करने की मिलनी चाहिए, सोवरिनिटी टू सेल। और उसके बाद अगला शब्द क्या है, सोवरिनिटी, फॉर द फार्मर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस एनीवेयर, वो कहीं पर भी अपने उसको बेच सकें। फंडामेंटल ड्यूटीज में जाएंगे तो 51AG क्या कहता है, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट्स, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। वो स्वयं कह रहा है फॉरेस्टेशन करना है, फॉरेस्ट को खत्म नहीं करना है, तभी तो एग्रोफॉरेस्ट्री कर पाओगे। एग्रोफॉरेस्ट्री कर पाओगे तभी तो एक ही लैंड से 2 गुना 3 गुना प्रोड्यूस निकाल पाओगे, क्योंकि कल तक सिर्फ क्रॉप तुम्हारा प्रोड्यूस थी, आज उस एग्रीकल्चर, उस फॉरेस्ट से जो मिल रहा है वो भी तुम्हारा प्रोड्यूस है। यू कैन ऑल्सो सेल दैट, चाहे वो एलोवेरा, चाहे वो ये क्या वो पीते थे हम लोग, तुलसी हो सकता है, अश्वगंधा हो सकता है, एक और होता था ना गिलोय। ठीक ठीक, तो वो ध्यान रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट और आज का आखिरी 11th शेड्यूल, हाउ 11th शेड्यूल हेल्प्स इन एग्रीकल्चर। ये आत्मा है पूरे टॉपिक की। कभी भी एग्रीकल्चर पर कोई सवाल आए, आंखें बंद करके यहीं से शुरू करना, यही होती है स्ट्रक्चरिंग ऑफ द आंसर। पहली चीज आप क्या बोलोगे, एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, यानी कि ग्राम पंचायत का जिम्मा है कि वहां के एग्रीकल्चर के लिए जो लोकल प्रॉब्लम्स है उनकी लिस्ट बनाए और उनको सॉर्ट आउट करे, और लोकल लोगों को बैठाल करके उनकी समस्या समझे और अपने जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर या स्टेट लेवल पर उन समस्याओं को फॉरवर्ड करे कि भाई हमारी लोकल समस्याएं ये हैं, इनके हिसाब से हमें प्लान बनाने का इजाजत दीजिए। ग्राम पंचायत क्या कर सकती है, लोगों को, फार्मर्स को साथ ले सकती है और ये बोल सकती है कि इन लोकल प्रॉब्लम का हम ये लोकल सोल्यूशन देना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर में हर एक लेवल पर, हर एक लोकल लेवल पर समस्याएं अलग अलग होंगी और ग्राम पंचायत मस्ट बी एम्पावर्ड एनफ टू टैकल दीज। सेकंड, लैंड इंप्रूवमेंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, लैंड कंसोलिडेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन। ग्राम पंचायत मस्ट टेक इनिशिएटिव कि हमें सॉइल कंजर्वेशन करना है, हमें अपनी जमीन बचानी है, क्योंकि जमीन ही हमारी माता है, उसी से हम खा रहे हैं। और ये भाव पैदा करना, ये भी किसका काम है, ग्राम पंचायत का काम है। ऑल दीज आर लोकल मूवमेंट्स, दीज आर लोकल थिंग्स, पीपल मस्ट बी एंगेज्ड इन दीज थिंग्स।
सरकार के कहने से कुछ नहीं होगा जब तक लोग एंगेज नहीं होंगे। और उसके बाद माइनर इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट एंड वाटरशेड डेवलपमेंट। ग्राम पंचायत का काम क्या है? पानी बचाए, पानी को कंजर्व करे और माइनर इरिगेशन प्रैक्टिसेस को वहां पर पॉपुलराइज करे। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड पोल्ट्री को प्रमोट करे। फिशरी को प्रमोट करना ग्राम पंचायत का काम है। फार्म पॉन्ड्स बनाए, खेतों में पॉन्ड्स बनाए, वहां पे फिशरी को प्रमोट करे। उसके बाद सोशल फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री, ग्राम पंचायत का काम है पेड़ लगवाए खेतों के चारों ओर भी और वैसे भी, और जिससे कि क्या हो, वहां पर ना सिर्फ वाटर लेवल बढ़े बल्कि वहां पर बायोडाइवर्सिटी भी बढ़े और उससे क्या हो, ओवरऑल सॉइल का ह्यूमस कंटेंट, सॉइल का ऑर्गेनिक सॉइल मैटर जो हम कल देखेंगे वो भी हमारा इंक्रीज हो। ठीक। उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। जरा याद करिए, पीएम संपदा चल रही है, पीएमएफएमई चल रही है, क्यों चल रही है? फार्मर ही एग्रीकल्चर प्रोसेसर होगा तो क्या होगा? वैल्यू एडिशन कर पाएगा, जो वहां लिखा हुआ था एसडीजी में। और फार्मर जब वैल्यू एडिशन करने लगेगा तो क्या होगा? उसकी इनकम अपने आप डबल हो जाएगी। उसके बाद खादी, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रमोट होनी चाहिए। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम और मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एसेट। देखिए, अगर ऊपर वाला सारा कुछ होगा तो पॉवर्टी एलिवेट तो होगी, ठीक। और खादी, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल ज्यादातर कहां से आता है? एग्रीकल्चर से ही आता है, ठीक। और आखिरी क्या है? मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एसेट्स। अगर सरकार पॉन्ड बना रही है तो उसको कम्युनिटी एसेट के तौर पर बनाए। अगर सरकार कोई भी इस तरह का एसेट बना रही है, फार्म पॉन्ड बना रही है, उसको भी कम्युनिटी एसेट के तौर पर बनाए और लोगों को बोले कि आप इसे कर, ठीक। आज यहीं तक इसका जो सेकंड हिस्सा है, जिसमें से हम लोग पार्ट वाइज जाएंगे कि भाई इरिगेशन में क्या, क्रेडिट में क्या, वो हम कल देखेंगे, ठीक। धन्यवाद।